नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह सर्कुलर 23 जून को सेबी ने जारी किया था और यह सर्कुलर जारी किया गया है उन सभी इशूअर्स को जिन्होंने अपनी डेट सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा रखा है। ऑल रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस, जितने भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे कि एनएसई, बीएसई, ऑल डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल एंड ऑल डिबेंचर ट्रस्टीज़, इन सभी को ये जारी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कुलर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। कई सारे डेट फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और उनका जो लास्ट प्रिंसिपल पेमेंट की डेट थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर ईडलवाइसेस शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड ईडलवाइसेस लो ड्यूरेशन फंड, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में डीएचएफएल के डेट पेपर्स हैं और ये डेट पेपर्स एक्सपायर हो चुके हैं। मींस जो इनका प्रिंसिपल पेमेंट का डेट था वो ख़त्म हो चुका है और कंपनी ने प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है वो इन सिक्योरिटीज़ में फंस कर रह गया है। इस लिहाज से ये सर्कुलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब सेबी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हम किस तरह से निवेशकों का पैसा उन तक लौटा सकते हैं। इसलिए आप इस सर्कुलर को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सर्कुलर का सब्जेक्ट है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजैक्शंस इन डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ पोस्ट मैच्योरिटी डेट, रिडेम्पशन डेट अंडर प्रोविजंस ऑफ सेबी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन 2008। तो सब्जेक्ट के तौर पर सेबी यह समझाने का प्रयास करता है कि वो डेट सिक्योरिटीज़ जिनकी मैच्योरिटी डेट्स या रिडेम्पशन डेट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, उन्होंने अपने पेमेंट्स पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो उन सिक्योरिटीज़ में अब सेबी एक फ्रेमवर्क पेश कर रहा है कि किस तरह से उनमें ट्रांजैक्शन हो सकता है और निवेशकों का पैसा उनको मिल सकता है। तो आइए डिटेल में हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेबी के पास बहुत तरह के रिप्रेजेंटेशन आए जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थे, इन्वेस्टर्स की तरफ से थे और उन्होंने सेबी से रिक्वेस्ट किया कि वो किसी भी तरह से उन डेट सिक्योरिटीज़ में जिन्होंने रिडेम्पशन अमाउंट पे नहीं किया हुआ है उनमें ट्रांजैक्शन अलाउ करें। सेकंड पॉइंट, सेबी ने डिटेल्ड कंसल्टेशन किया वेरियस स्टेक होल्डर से जैसे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज़, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज एट्सेट्रा। और डिस्कशन के बाद सेबी ने डिसाइड किया कि जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है उनमें ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। यह सर्कुलर जो है वो इसी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है। थर्ड पॉइंट, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जो है वो एनेक्स्चर ए में आउटलाइन किया गया है और उसके डिटेल्स टेबुलर फॉर्म में एनेक्स्चर बी में दिए गए हैं ताकि ईजीली इनको समझा जा सके। आप इस सर्कुलर को सेबी की वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हैं और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी इसे रेफ़र कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में सेबी सभी को एडवाइज़ कर रहा है किनको इशूअर्स, जो लोग डेट पेपर इशूअर्स करते हैं यानी कि कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टीज़, स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज़ को, कि जो भी लेट डाउन प्रोसीजर इस सर्कुलर में दिए गए हैं उनको वो फॉलो करें और उसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस करना है उसे 29 जून 2020 तक कंप्लीट करें। इट मीन्स ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। फिफ्थ पॉइंट, तो इस सर्कुलर में जो भी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई हैं डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ को ट्रांजैक्ट करने के लिए वो 1 जुलाई 2020 से एक्टिव हो जाएंगी। तो ये उन निवेशकों के लिए बहुत ही खुशखबरी का इशू है जिनके पैसे ऐसे डेट सिक्योरिटीज़ में फंसे हुए हैं जहां पर रिडेम्पशन हुआ नहीं है और उनकी लास्ट पेमेंट डेट भी चली गई है, यानी वो अब बिल्कुल ही डेट टाइप से हो गए हैं। अब हम एनेक्स्चर ए के बारे में चर्चा करेंगे जिसका हेडिंग है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क।
एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो रिडेम्पशन डेट के 1-2 दिन पहले जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर देते हैं, बिकॉज रिडेम्पशन डेट के दिन क्या होने वाला है कि वो सिक्योरिटी मैच्योर होने वाली है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपनी सभी इन्वेस्टर्स को रिफंड कर देगी, तो उस सिक्योरिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाता है। इट इज़ समथिंग लाइक जैसे आपकी एफडी की मैच्योरिटी होती है और आपको मैच्योरिटी डेट के दिन एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिल जाता है और उस एफडी की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजेस को रिडेम्पशन डेट के पहले ये स्टेप उठाने पड़ते हैं ताकि टाइमली उस सिक्योरिटीज़ को डेड होने से पहले उनके ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। और उन्हीं ग्राउंड पर जो डिपॉजिटरीज़ हैं CDSL और NSDL वो भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती हैं रिडेम्पशन डेट पर, जिससे कि जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र है वो रुक जाता है। अब इस प्रपोज़ल में जो सेबी है वो इन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए उन्हें स्पेसिफाई कर रहा है और वो रूल स्पेसिफिकली पैरा 4 में दिए गए हैं। फर्स्ट, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन इन डेट सिक्योरिटीज़। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो मैच्योरिटी के 2 दिन पहले से डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ में कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करते हैं। मैच्योरिटी के दिन या फिर रिडेम्पशन डेट के दिन जो डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन पर डिपॉजिटरीज़ भी अपने रिस्ट्रिक्शन लगा देती है और ये रिस्ट्रिक्शन तब तक लागू रहते हैं जब तक पेमेंट का स्टेटस पता नहीं चल जाता। आप इसको इजीली इस तरह समझिए कि जैसे आपने कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो एफडी जो है वो कोई भी आप उसको बेच भी सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसको खरीद भी सकता है। तो अगर उस एफडी की मैच्योरिटी 30 जून है तो 28 जून को उस एफडी की जो बाज़ार में ख़रीद फरोख्त है उसको रोक दिया जाएगा। जो डिपॉजिटरीज़ हैं वो भी उनका ट्रांजैक्शन रोक देंगी मैच्योरिटी डेट के दिन, इट मीन्स 30 जून को, जब तक कि उनको ये ना पता लगे कि इसके पेमेंट स्टेटस पर क्या अपडेट है। सेकेंड, इंटीमेशन ऑन स्टेटस ऑफ पेमेंट। इशूअर, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज़ और डिबेंचर ट्रस्टीज़ को पेमेंट स्टेटस के बारे में रिडेम्पशन के 1 दिन पहले इन्फॉर्म करता है और ऐसी सिक्योरिटीज़ जिनमें कि डिफ़ॉल्ट हुआ है इस सर्कुलर के इशू होने से पहले, तो उनके पास पेमेंट स्टेटस को इंटीमेट करने के लिए 5 वर्किंग डेज़ का समय है। और जो वर्किंग डेज़ हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस के वर्किंग डेज़ हैं, यानी जिन जिन दिन स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेंगे उन्हीं को वर्किंग डेज़ माना जाएगा। जब इशूअर डिबेंचर ट्रस्टीज़ को पेमेंट स्टेटस के बारे में बताएगा तो वो उन्हें ये भी इन्फॉर्म करेगा कि उसने स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज़ को भी इनके बारे में बता दिया है। थर्ड, रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़। अगर इशूअर फेल हो जाता है स्टेटस ऑफ पेमेंट बताने के लिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, तो जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं वो पेमेंट का स्टेटस इशूअर से पता करेंगे या फिर वो लोग अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे बैंक से, इन्वेस्टर से, रेटिंग एजेंसीज से और पेमेंट स्टेटस पता करने की कोशिश करेंगे। जब डिबेंचर ट्रस्ट डील एग्जीक्यूट होती है उसी समय पर जो इशूअर है वो बैंक डिटेल्स बताएगा ताकि जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं वो पहले से ही ऑथराइज होंगे बैंक से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और अगर बैंक डिटेल्स में कोई चेंज होता है तो इशूअर डिबेंचर ट्रस्टीज़ को वो भी इन्फॉर्म करेगा 1 दिन के अंदर अंदर। जो अभी एग्जिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए जो इशूअर है वो प्री ऑथराइजेशन डिबेंचर ट्रस्टीज़ को देगा विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर, यानी इस सर्कुलर के निकलने के 60 डेज़ के अंदर वो इशूअर डिबेंचर ट्रस्टीज़ को प्री ऑथराइजेशन देगा। 3.3, इसी असेसमेंट के आधार पर जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज़ को स्टेटस ऑफ पेमेंट के बारे में 9 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेंगे। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज़ को स्टिपुलेटेड टाइमलाइन के अंदर स्टेटस ऑफ पेमेंट का पता नहीं चलता है तो उन डेट सिक्योरिटीज़ में जो ट्रांजैक्शन के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें इशूअर या डिबेंचर ट्रस्टीज से स्टेटस ऑफ पेमेंट का पता नहीं लग जाता। फोर्थ,
डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट एंड रिजम्पशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर जो है वो आपका मेजर चेंजेस लाई करते हैं। 4.1 जब एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को इशूअर या डिबेंचर ट्रस्टीज से इस बारे में पता लग जाए कि उस डेट पेपर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है अपने पेमेंट के लिए, तो वो 2 दिन के अंदर अंदर उनके आईसिन नंबर को मास्टर फाइल में अपडेट करेंगे और उसके ऊपर से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उनको हटा लिया जाएगा और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर डाली जाएंगी। 4.2 डिपॉजिटरीज जो हैं वो जब आईसिन अपडेट करेंगी तो उसमें वो टैग लगाएंगी आईसिन डिफ़ॉल्टेड इन रिडेम्पशन। जो कॉरपोरेट बॉन्ड का डेटाबेस है उसमें जो ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने रिडेम्पशन में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और वो ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ कर दी गई हैं, उसमें आईसिन डिफ़ॉल्टेड इन रिडेम्पशन इस तरह का टैग लगा होगा। इस तरह का टैग लगाने से जो बायर और सेलर हैं उनको पता रहेगा वो किस तरह की सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। 5 रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड्स इन डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। 5.1 जैसे ही डिपॉजिटरीज ये इन्फॉर्म करेंगी कि डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन अलाउ कर दिए गए हैं, तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस इशूअर और डिबेंचर ट्रस्टीज से जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट कर गई है, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो उनकी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग पॉसिबल कराएंगे और इस रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो सेबी को इन्फॉर्म करेंगे। 5.2 जब एक्सचेंजेस जो हैं इस तरह के ट्रेड्स को रिपोर्ट करेंगे तो वो ये इंश्योर करेंगे कि एक पॉपअप विंडो फ्लैश होगी जिसमें कि रिपोर्टेड ट्रेड इन डिफ़ॉल्टेड सिक्योरिटीज़ के डिटेल्स लिखे होंगे। जो ट्रेड रिपोजिटरी है उसमें भी ट्रेड्स इन आईसिन डिफ़ॉल्टेड इन रिडेम्पशन का टैग लगा होगा। 6 इंटीमेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़। तो जब भी इन डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन होंगे तो जो डिपॉजिटरीज़ हैं वो दोनों पार्टीज़ को, बायर और सेलर को, जो डिटेल्स भेजेंगी उसमें ये लिखा होगा ट्रांजैक्शन इन आईसिन डिफ़ॉल्टेड इन रिडेम्पशन। 7 अकाउंट स्टेटमेंट। जब उनको अकाउंट स्टेटमेंट भेजी जाएगी या फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजी जाएगी तो डिपॉजिटरीज जो हैं ये हाईलाइट करेंगी दैट आईसिन डिफ़ॉल्टेड इन रिडेम्पशन। 8 कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटस। जो इशूअर है वो हर फाइनेंशियल ईयर के 2nd वर्किंग डे ऑफ अप्रैल में उन डिफ़ॉल्ट डेट सिक्योरिटीज़ का स्टेटस जो है वो अपडेट करेगा और ये खबर वो स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और डिबेंचर ट्रस्टीज़ को बताएगा। और अगर इशूअर फेल हो जाता है ये स्टेटस अपडेट करने में तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे, जो कि मैंने पहले ही 3.1 में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और विदिन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर वो डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि इशूअर और डिबेंचर ट्रस्टीज़ दोनों ही उसका स्टेटस जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को इंटीमेट नहीं करते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, तो जो ट्रांजैक्शन है इन डेट सिक्योरिटीज़ में उनको 8th वर्किंग डे से रोक दिया जाएगा। इट मीन्स जो अप्रैल मंथ का 8 वर्किंग डे होगा उस नए फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इन सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा जब तक कि इशूअर या डिबेंचर ट्रस्टीज से फर्दर अपडेट नहीं आता है। अगर मान लीजिए कुछ जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं इनमें कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है डेट सिक्योरिटीज़ की, या फिर आईबीसी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनका रीपेमेंट हो जाता है, तो जो इशूअर है और डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज़ को 1 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेंगे। 9th पेमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ और सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो इन डेट सिक्योरिटीज़ जो डिफ़ॉल्ट कर दिया था उन्होंने पेमेंट कर दिया है, या उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया है, या फिर कोई दूसरी तरह के डेवलपमेंट्स हो गए हैं, तो उस केस में जो इशूअर और डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं वो एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करेंगे और इनका जो ट्रांजैक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा।
तो अगर पूरा पेमेंट हो जाता है तो इन जो सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इनको एक्सचेंज में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, तो इनका जो आईसी नंबर है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा और इस तरह से ये जो डिफ़ॉल्टेड डेट सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन था वो कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा। 10th पॉइंट, ये जो पैरा 8 और पैरा 9 में प्रोसेस समझाई गई है, तो पैरा 8 में क्या प्रोसेस समझाई गई है कि हर फाइनेंशियल ईयर में वो लोग अपडेट करेंगे कि इन सिक्योरिटीज़ पर पेमेंट का क्या स्टेटस है, और 9 पैरा में ये समझाया गया कि अगर उनमें पेमेंट हो जाता है, पार्शियल पेमेंट होता है या फुल पेमेंट हो जाता है, तो फिर किस तरह से आईसी नंबर को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा और इस पूरे केस को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है पैरा 8 और पैरा 9 की, ये लगातार अपनाई जाती रहेगी जब तक कि या तो वो कम्प्लीटली कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए या फिर जो वो पैसा है डेट सिक्योरिटीज़ का उससे पूरी की पूरी रिकवरी ना हो जाए। तो इस तरह से ये मैं कहती हूँ कि सेबी का एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने जो निवेशकों का फंसा हुआ पैसा है उनको एक आउटलेट दिया है ताकि वो मार्केट में ट्रेड हो सकें इस तरह की सिक्योरिटीज़, और जो निवेशकों का पैसा है वो उन्हें मिल सके। एनेक्स्चर बी में आप देखिए तो इन्होंने पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि किस टाइमलाइन के अंदर किस तरह से सभी काम होंगे और उनके लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप डिटेल में इस सर्कुलर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सेबी की वेबसाइट या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी इस लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम ज्ञान का संचार कर सकें। धन्यवाद।